Hello students, welcome to Growell online classes. As we have done the reading of chapter number 1, the French Revolution from the main book, in this lecture we will do revision of the chapter through slides. The last portion of the main book chapter, the conclusion, I have told you a lot about it, and the rest, if some points are left, I will tell you in the slides. ओके वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता मुझे, तो मैंने उससे बुक से कोई ज़रूरत नहीं है बताने की उसको। मैं आपको समझा चुका हूँ आधी बातें, तो उसकी आधी मैं स्लाइड के ज़रिए समझा भी दूँगा। और मैं मानता हूँ कि इस स्लाइड के बाद आपकी जो इस चैप्टर पर एक पकड़ है वो और स्ट्रॉन्ग होगी। आपकी जो नॉलेज है वो ऐड होगी आपकी, और आप कुछ नए बातें, नए पॉइंट्स भी जानेंगे स्लाइड्स के थ्रू। सो लेट अस स्टार्ट द रिवीजन। इन स्लाइड्स के थ्रू हम ये जो 8 टॉपिक्स आपके सामने हैं उन सभी को रिवाइज करेंगे। इंट्रोडक्शन, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, France abolishes monarchy and becomes a republic, reign of terror, abolition of slavery, a revolution and everyday life, and then conclusion. Okay, so let's start with the introduction. The meaning of the revolution: when people's movement bring a noticeable change in any situation. एक सिंपल डेफिनेशन कि जब लोगों के एक्शन से एक बड़ा चेंज आए जो दिखाई दे, यानी नोटिसेबल हो, उसे रेवोल्यूशन बोलते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी इस तरह की रेवोल्यूशन थी। तो ये इट वाज अ पीरियड ऑफ ए सोशल एंड पॉलिटिकल अपहेवल मतलब लोगों का हंगामा या चेंज करने के लिए एक्शन लेना, इसे बोलते हैं अपहेवल, जो कि सोशल और पॉलिटिकल दोनों तरह का हुआ। एंड इट कॉलोनीज़, मतलब फ्रांस में भी हुआ, कॉलोनीज़ में भी हुआ, और जो कि 1789 से चला, स्टार्ट हुआ एंड एंडिंग इन 1799, यानी लगभग 11 ईयर से चला। तो आपके लिए जो यहाँ जानने वाली चीज़ है कि डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ फ्रांस इन द वर्ल्ड मैप पे फ्रांस कहाँ है, तो वी कैन सी थ्रू दिस मैप, यू कैन सी हियर, this is the world map, and in the red this is France। ये यूरोप का मैप है। अब यूरोप के मैप में आप देखिए कि फ्रांस एक कोस्टल कंट्री की तरह है, यानी इसके वेस्ट साइड में अटलांटिक ओशन पड़ता है, इसके दूसरी साइड में एक छोटा सी पड़ता है, और इसके जो एक बाउंड्री की तरफ इसके इटली है, ऊपर ब्रिटेन है, और साइड में कुछ छोटे छोटे और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो इस तरह से यूरोप के एक वेस्ट साइड में फ्रांस की लोकेशन बनती है। ठीक है, आइए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। किंग लुई द 16th, ये फ़ोटो है, ये पेंटिंग है लुई द 16th की, ओरिजिनल पेंटिंग है ये। उस टाइम तक पेंटर्स से पेंटिंग बनवाया करते थे, तो ये पेंटर की बनाई हुई पोर्ट्रेट है, और लगभग यही फेस था लुई द 16th का। तो आप देखिए कि हेयर स्टाइल आप देखिए, ये इस तरह से वे कराया करते थे। ये हेयर स्टाइल उस टाइम का फैशन था। किंग्स, जजेस, ये सभी लोग इस तरह का फ़ैशन रखते थे। हेयर स्टाइल बहुत लंबे दिन तक चला है, ब्रिटेन में भी यही चलता था। बल्कि एक टाइम के बाद तो जब आर्टिफिशियल हेयर आ गए, विग्स आ गए, तो ऐसे विग्स मिलने लगे। तो एक लंबे टाइम तक जज जो थे वो इसी विग को पहनकर बैठते थे कोर्ट्स में। सो ये लुई द 16th
किंग बना 1774 में। इसकी एज उस टाइम 20 ईयर्स थी और इसने अमेरिकन कॉलोनीज़ मतलब उनको ब्रिटेन से आज़ादी पाने में हेल्प की। तो ये इसी के दौर में हुआ, जिसको बोलते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर अमेरिकन कॉलोनीज़। लेकिन जब एक किंग बनता है तो ही गॉट एन एम्प्टी ट्रेजरी। क्यों? बिकॉज लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर विद ब्रिटेन। इससे पहले जो वॉर्स हुए, इसके जो फादर्स ने किए, ग्रैंड फादर ने किए, 7 ईयर्स वॉर चला था और उससे पहले भी वॉर्स होते रहे। तो उसके चलते ब्रिटेन का जो एक ट्रेजरी मान लीजिए या उनका जो अकाउंट्स हैं वो खाली हो चुके थे। सेकंड पॉइंट ये कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द कोर्ट इन पैलेस ऑफ वर्साई। पैलेस ऑफ वर्साई को मेंटेन करना भी काफ़ी महंगा था। तो दोनों खर्चे, यानी एक लायबिलिटी है और एक डेली करंट का जो एक्सपेंडिचर है, दोनों का एक ऐसा अमाउंट था कि जो बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था लुई और उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर। फ्रेंच सोसाइटी की बात करें तो इसी दौर में जो सेकंड पॉइंट है वो फ्रेंच सोसाइटी को लेकर है। ऊपर वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि भाई वॉर अगेंस्ट जब ब्रिटेन किया लुई द 16 के दौर में अमेरिकन कॉलोनीज़ के लिए, तो 1 बिलियन लूवरे यानी उनकी करेंसी में जो मनी है वो और ऐड हो गया उनके डेट में। और जो लेंडर्स थे हु गेव मनी ऑन क्रेडिट शेयर्ड चार्जेस इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट पे कर मांग रहे थे और इसके चलते गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। गवर्नमेंट को मजबूरन टैक्स बढ़ाने पड़े। फ्रेंच सोसाइटी का ये आपको आइडिया हो ही चुका है, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट। अगर सिर्फ टैक्स पेमेंट की बात करें तो थर्ड एस्टेट ही टैक्स पे किया करती थी, फर्स्ट और सेकंड को इससे एक्सेम्पशन मिला हुआ था। और दूसरे तरीके से अगर हम इस चीज़ को देखें तो यू विल फाइंड कि भाई फर्स्ट एस्टेट पीपल हु वर्कड इन द चर्च, सेकंड एस्टेट द किंग एंड क्वीन, नोबल्स ऑफ द स्वॉर्ड, प्रिंसेस ऑफ रॉयल ब्लड, ड्यूक्स, मर्क्वी, काउंट्स, विस्काउंट्स, बैरोन, नाइट्स एंड नोबल्स ऑफ द रोब। ये पोजीशन ये एक्चुअली हिरार्की है। हिरार्की का मतलब होता है जैसे सबसे ऊपर क्वीन एंड किंग है, उससे नीचे नोबल्स ऑफ द स्वॉर्ड होंगे, फिर प्रिंसेस ऑफ द रॉयल ब्लड होगी। ये पोजीशंस हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ को इनकी जो हायरार्की है, जो पोजीशंस हैं इम्पोर्टेंस की, वो घटते यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई हैं। इस तरह की वहाँ पर नोबल्स की पोजीशंस के नाम हुआ करते थे। ठीक है, तो नया पॉइंट आपको जानने को मिला यहाँ पर कि इस तरह के नाम उन लोगों के हुआ करते थे। थर्ड एस्टेट बाकी सभी यानी एवरीवन एल्स, जिसमें कि लॉयर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, मर्चेंट से लेकर सोल्जर, क्राफ्ट्समैन, शॉपकीपर और पेजेंट्स तक सभी। तो फर्स्ट एस्टेट के लिए आप जानते ही है, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट नेवर पेड एनी टैक्सेस। थर्ड एस्टेट वही सभी टैक्सेस पे करते थे। दे वर फोर्स्ड टू वर्क इन हाउस ऑफ नोबल्स, जो पेजेंट है, गरीब है, वो नोबल से घरों में काम भी करते थे। दे वर फोर्स्ड टू सर्व इन द आर्मी, सोल्जर के तौर पर आर्मी में वर्क भी ही लोग करते थे। दे वर फोर्स्ड टू बिल्ड रोड्स, कोई भी पब्लिक वर्क है, कोई भी कंस्ट्रक्शन है, किसी नोबल का घर बनना है, किसी नोबल के यहाँ कोई भी मेंटेनेंस होनी है, यानी सारी नौकरियाँ थर्ड एस्टेट के लोग ही करते थे। ओके, कमाकर टैक्स धर्म देने का काम भी लेकिन थर्ड एस्टेट के लोगों का ही था। तो इसके बाद बात है चर्च क्या लेता था। तो चर्च आपको याद होगा, द चर्च कलेक्टेड टाइद्स फ्रॉम द थर्ड एस्टेट। तो टाइद का मतलब 10% टैक्स है। दूसरा टैक्स स्टेट लेती थी डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको बोलते थे टाइल, और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे। इनडायरेक्ट होता क्या है कि वो अगर इकोनॉमिक्स से लैंग्वेज में बताऊं तो वो शिफ्ट हो जाता है। आप पर लगा हुआ है तो आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं किसी दूसरे पर, क्योंकि वो प्राइस के साथ इंक्लूडेड है ना। जो चीज़ आपने ख़रीदी है यानी कमोडिटी पर लगता है, जो चीज़ आपने ख़रीदी है उसी पर टैक्स लगेगा।
और आप ख़रीदोगे तो आप दोगे, कोई और ख़रीदेगा तो कोई और देगा। ये शिफ्ट हो जाता है। डायरेक्ट टैक्स नहीं होता इस तरह से। डायरेक्ट टैक्स जिसको देना है वही देगा। जैसे इनकम टैक्स होता है, तो इनकम टैक्स जिसके पर ओड है, जिसे देना है वही देगा, उसके एवज में कोई और नहीं दे सकता उस टैक्स को। सिग्नेचर्स और जो कुछ भी है वो सब उसी का लगेगा। तो थोड़ी सी छोटी सी बात बताई मैंने। इनडायरेक्ट टैक्स लोगों का इस तरह से ये लगते थे, और टाइद डायरेक्ट थे। ये हर आदमी को अलग से जाकर पे करने पड़ते थे। ओके। इसी दौर में कुछ परेशानियां आई फ्रांस में, जैसे कि एक बहुत बड़ी परेशानी वहाँ पर सबसिस्टेंस क्राइसिस को लेकर हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, एग्रीकल्चर ने उस तरह से रफ्तार नहीं पकड़ी, उतना ज़्यादा अमाउंट में एग्रीकल्चर नहीं हो पाया। सेकंड थिंग की डिमांड, अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड फॉर फूड तो बढ़ेगी, बट इट वाज मोर देन इट्स सप्लाई बिकॉज एग्रीकल्चर वाज नॉट इन दैट अमाउंट। रिज़ल्ट क्या हुआ कि प्राइसेस ऑफ फूड इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये जनरल सब इकोनॉमिक्स का रूल है कि डिमांड बढ़ती है और सप्लाई नहीं बढ़ती तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ, इसके बाद कि इसका रिज़ल्ट ये होता था कि रिज़ल्ट नहीं होता था कि इसके दूसरा साइड ये होता था कि वेजेस और इनकम, आम जनता की वेज और इनकम नहीं बढ़ती थी। भाई देखो, वेज नहीं बढ़ेगी तो जो मज़दूर है वो सबसिस्टेंस पर लेवल पर ही रहेगा, यानी वो सिर्फ फूड पर खर्च करेगा यानी मिनिमम खर्चा करेगा तो जहाँ जो सप्लायर है उसका प्रोडक्ट कम बिकेगा। फूड के अलावा जो चीज़ें वो बेचता है, सर्विसेज बेचता है, सब चीज़ें कम बिकेंगी। यानी एक ऐसा स्पाइरल बन जाता है कि अगर लोगों की वेजेस कम हैं तो जाहिर सी बात है कि ओवरऑल इनकम भी कंट्री की गिर जाती है। तो वही हुआ कि वेजेस और इनकम लोगों की नहीं बढ़ पाई। इसका रीज़न आप कुछ भी मान लीजिए, सेल्फ इंटरेस्ट में नोबल्स ने और किंग ने या फिर थर्ड एस्टेट के अमीर लोगों ने अपने मज़दूरों की वेजेस नहीं बढ़ाई। रिज़ल्ट इसका ये हुआ कि उनकी खुद की इनकम घट गई। फिर सो पुअर पीपल कुड नॉट बाई फूड, ये भी हालत ख़राब हुई कि लोगों के पास फूड तक खरीदने का पैसा नहीं रहा, और डेथ्स ड्यू टू द स्टारवेशन, यानी भूख से मौतें होने लगी। और आप जानते हैं इसी सिचुएशन को सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा गया है, यानी सिचुएशन गॉट वर्स व्हेन और ये बहुत बुरी हालत तब हो जाया करती थी जब कभी किसी साल अकाल पड़ जाए, यानी फैमिन हो जाए, फसल ख़राब हो जाए ज़्यादा बारिश से या सूखा पड़ने से। ठीक है, ये आपकी बुक में भी है तो आपने भरा होगा अगर इसे, तो इस तरह से इसका आंसर बनता है कि बैड हार्वेस्ट से स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स, उसके बाद राइजिंग फूड प्राइसेस, उसका रिजल्ट कि पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड नहीं खरीदेगा तो वीकर बॉडीज़ होंगी तो डिजीज़ या एपिडेमिक होंगी उसके अंदर और वो मर जाएगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकती है कि फूड राइट्स होंगे, दंगे फसाद होंगे जिसमें भी लोग मर जाएंगे। तो ये आपकी बुक में एक्सरसाइज है, तो इस तरह से उसे आपको फिल करना था। क्या फ्रांस में पास्ट में भी रेवोल्यूशंस हुई? यस दे डिड, बट ओनली रिच पीपल फ्रॉम थर्ड एस्टेट वर एक्टिव एंड थर्ड एस्टेट डिडंट हैव प्रॉपर लीडरशिप एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसमें ये था कि आम लोग हुए थे, पेजेंट्स शामिल हुए थे इसमें, और वो उतनी छिटपुट रिवोल्ट हुई थी, वो उतनी बड़े स्केल की रिवोल्ट नहीं हुई थी जिनका असर उस लेवल का हो सके जिस रेवोल्यूशन का जैसा असर 1789 वाले रेवोल्यूशन का हुआ। अब कुछ चेंजेस आए इस दौर में, जैसे कि मिडिल क्लास इवोल्व हो गई, यानी मिडिल क्लास थर्ड एस्टेट के कुछ परसेंट लोग रिच हो गए, वो ओवरसीज ट्रेडिंग से या कुछ हाई इनकम सर्विसेज के चलते वे लोग अमीर होते चले गए। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि पीपल फ्रॉम थर्ड एस्टेट अर्नड मनी थ्रू मैन्युफैक्चरिंग और इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसके चलते, इसके अलावा कुछ लोग डॉक्टर, टीचर, लॉयर, एडमिन ऑफिशियल्स थे, और इसके अलावा इन लोगों की अपनी एक आइडियोलॉजी थी, और जो थर्ड रेवोल्यूशन हुई उसके लीडर्स भी इन्हीं लोगों में से थे। तो ये कुछ चेंजेस फ्रेंच सोसाइटी में 18th सेंचुरी में आए, यानी कि 1701 से आने शुरू हुए।
और पूरी जो 18th सेंचुरी है उसमें आते रहे। एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थी, इनका मानना ये था, पहली आइडियोलॉजी ये थी इनकी कि मिडिल क्लास फेल्ट नो ग्रुप ऑफ पीपल शुड हैव प्रिविलेज बाय बर्थ। जन्म से किसी को प्रिविलेज यानी विशेष अधिकार दे देना, दैट इज़ नॉट गुड। जिसमें मेरिट हो, जिसमें काबिलियत हो, उसी को ही उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब मिले, उसको पोजीशन मिले, दैट इज़ जस्टिफिकेबल। सेकंड आइडियोलॉजी थी कि पर्सन सोशल पोजीशन शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट, जैसे मैंने बताया। और थर्ड कि दे वांटेड सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। वे मांग रहे थे कि भाई 3 अधिकार सभी को मिलें, फ्रीडम भी हो, लॉ की नज़रों में सब इक्वल हों और सबको इक्वल मौके मिलें। ये फिलोसफर्स रहे उस दौर के। जॉन लॉक की बुक है ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें उन्होंने राइट्स ऑफ मोनार्क को रिफ्यूट कर दिया कि ये गलत है। देश को और किंग को अगर पावर देता है वो जनता है, असली पावर जनता में समाहित होती है, नॉट इन द किंग। जीन जैक रूसो ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये, जिसमें वो कहता है कि रूलर्स और जनता के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जनता की रूलर अपनी जनता को, अपने सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करेगा, उसको डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगा, और उसके बदले में किंग गवर्नमेंट, ये जो सब्जेक्ट है, वो ये वादा करती है कि हम तुम्हें टैक्सेस देंगे। मतलब इसने लोगों की आंखें खोल ली कि भाई ऐसा कोई डिवाइन राइट लेके पैदा नहीं होता। वो जो भी बंदा इस तरह का काम करने की कोशिश करेगा वही सही किंग है। कोई ऑटोक्रेटिक बन जाए वो गलत है। मॉन्टेस्क ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उसने बताया कि भाई किस तरह से ये जो डिवीज़न ऑफ पावर है ये होनी चाहिए, यानी एक गवर्नमेंट जो है तीन जो बेसिक पावर्स हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए, अलग अलग पर्सन्स के पास होनी चाहिए, जिसके चलते जो गवर्नमेंट है वो डिस्पोटिक नहीं हो पाएगी और जो है वो आंसरेबल भी रहेगी और जनता की भलाई करने वाली रहेगी। आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 5 मई 1789, लुई ने एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, जिसमें उसे डिस्कस करना क्या था, नई टैक्सेस, जिसमें आपको थोड़ा ये तो याद होगा ही कि 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट से, 300 ही सेकंड से और 600 थर्ड एस्टेट से आए थे। और वे लोग अपने जो गरीब जनता थी उनकी सोसाइटी की, पेजेंट, आर्टिसन, वुमेन, उनकी परेशानियों के लगभग 40,000 लेटर्स लेके आए थे। बात अटक गई वोटिंग सिस्टम पर कि वे बोले फर्स्ट और सेकंड एस्टेट का मानना ये था कि जिस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से वोटिंग होती आई है, यानी कि 1 एस्टेट 1 वोट, वही चले। लेकिन थर्ड एस्टेट के लोगों ने कहा नहीं, वी विल हैव 1 पर्सन 1 वोट। इस बात पर किंग ने रिजेक्ट कर दी डिमांड और थर्ड एस्टेट के लोग वॉकआउट कर गए, जिसके चलते आगे की कार्रवाई उन्होंने 20 जून को की। तो 20 जून को ये लोग फिर से पहुँचे, लेकिन जब इन्हें मेन पैलेस में नहीं जाने दिया तो दे मूव टू द इंडोर टेनिस कोर्ट एंड दे वांटेड टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, जिससे कि किंग की पावर्स पर लिमिट लग जाए। तो इन्होंने वहीं टेनिस कोर्ट ओथ ली। आपको याद है टेनिस कोर्ट ओथ ये लोग लेते हैं कि भाई जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन ना बना लें तब तक हम डिस्पर्स नहीं होंगे। और इसके लीडर्स भी आबेसी और मिराबियो थे, जो कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के मेंबर थे। इसके अलावा फ्रांस में दूसरी तरफ फ्रांस में टर्मोइल्स हो रहे थे, यानी हंगामा और परेशानियों का दौर चला हुआ था, क्योंकि विंटर सीवियर थी और हार्वेस्ट बैड हो गई थी। विंटर सीवियर होने का मतलब ये है कि उस साल की विंटर्स जो थी, क्योंकि जून है तो जून में तो विंटर नहीं होती, जो सर्दियाँ थी वे सीवियर थी, जिसके चलते फसलें ख़राब हो गई थी। अब इसका रिज़ल्ट यही था कि फूड की कमी, वुमेन का दुकानों पर हमला, और उसके चलते किंग ने जो अपने वहाँ पर पीस मेंटेन करने के लिए किंग ने अपने ट्रूप्स को पेरिस में मूव करने का ऑर्डर दे दिया।
14 जुलाई 1789 14 जुलाई 1789 को एक बड़ी घटना हुई, बड़ी इवेंट होती है कि भाई एंग्री क्राउड जब इकट्ठी हो जाती है तो उन्होंने मिलिशिया बना ली और एंग्री क्राउड डिस्ट्रॉयड द बास्तिल डे मनाते हैं वहाँ पे आज लोग, आज भी। इसके अलावा रूमर्स फैले वहाँ पर, जिसका बेस सब कुछ आगे की जो इवेंट्स हुई वो बना, ये रूमर बेस बन गए कि भाई जैसे कि पहली बात रूमर में थी कि द किंग विल सेंड पीपल टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, किंग क्रॉप डिस्ट्रॉय करने भेज रहा है ना। जो उसके चलते गांव वालों ने चैटूज़ पे हमले कर दिए, अपने नोबल्स के जो घर थे उन पर हमले कर दिए। उन्होंने वहाँ से डॉक्यूमेंट्स उठा लिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, और जो ग्रेन था वो वो उठा के ले गए, लूट के ले गए। इसके चलते जो नोबल्स थे दे हैड टू फ्ली फ्रॉम देयर होम, कुछ तो नेबरिंग कंट्री में जा घुसे। तो इसका रिजल्ट ये रहा कि लुई द 16 पर दबाव बना एंड लुई द 16 गेव अप एंड रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में ऐसे में इसका फ़ायदा उठाया एक्चुअली, ये नेशनल असेंबली ने बेनिफिट लिया, इस बात का एडवांटेज ली कि जो हंगामा फ्रांस में हो रहा था, इन्होंने किंग से मिलकर कहा कि अगर आप हमारी बात हमें रिकॉग्नाइज़ कर देते हैं, हमारी बातों को, हमारे बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं, तो हम जनता को शांत कर देंगे। तो इसीलिए क्वीन लुई द 16 ने रिकॉग्नाइजेशन दे दी नेशनल असेंबली को। फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट भी कर लिया, और इसके चलते क्वीन की जो पावर्स थी वो लिमिटेड हो गई, यानी उसे वो ऑटोक्रेटिक नहीं रहा, एब्सोल्यूट नहीं रहा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड हो गया। 4 अगस्त को ये सब कुछ हुआ, और इसके चलते फ्यूडल सिस्टम एप्लीकेशन जो थे वे सब एबोलिश कर दिए गए। फर्स्ट एस्टेट से उनकी प्रिविलेजेस ले ली गई, टाइड्स एबोलिश कर दिए गए, चर्च की ज़मीन और जो कुछ भी एसेट थे वो सब छीन लिए गए, और इस तरह से सरकार को 2 बिलियन रुपये का एक प्रॉपर्टी हासिल हुई। फिर 1791 तक कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया, और फाइनल जो सरकार थी अब एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई। सब चुनाव हुए प्रॉपरली, और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी थी वो बन गई। इस तरह से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, क्योंकि मोनार्क के नीचे की जो गवर्नमेंट थी दैट वाज इलेक्टेड चुनाव होने के बाद बनी। तो इससे पावर तो किंग की पावर तो लिमिटेड रही, जैसे कि हमारे देश में प्रेसिडेंट की होती हैं, और किंग की पावर को तीन डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीनों के अलग अलग हेड हो गए। एग्जीक्यूटिव का हेड किंग को बनाया गया, और जुडिशरी अलग सिलेक्टेड हुई, और लेजिस्लेचर इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए। वो मैंने आपको वो डायग्राम बुक से डायग्राम जो है वो समझाया हुआ है। इस दौर में इलेक्शन, क्योंकि राइट टू वोट सबको नहीं मिला, तो जिनको राइट टू वोट मिला दे वर कॉल्ड एक्टिव सिटीजन्स, जिन्हें नहीं मिला वो पैसिव सिटीजन्स। तो एक्टिव राइट टू वोट मिला किन्हें? ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स एज एंड हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स, जो किसी मजदूर की मजदूरी के 3 दिन के बराबर का टैक्स भरता हो। 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स जो अगर भरता हो और 25 ईयर से ऊपर का मैन हो, उसको राइट टू वोट मिला। बाकी मतलब कि बाकी एक तो सारी वुमेन और 25 ईयर से नीचे के मैन, साथ में पुअर मैन, सभी पैसिव सिटीजन हो गए। इस तरह से 3 एग्जीक्यूटिव बने, 3 डिपार्टमेंट बने। लेजिस्लेचर, जिसमें 745 MPs बनने थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने थे। इन्हें चुनने वाले जो थे इलेक्टर थे, इलेक्टर को वोट किया करते थे, और तो इलेक्टर के जो नंबर था दैट 50,000 मैन। एग्जीक्यूटिव में किंग एक तरह से हेड था, और उसको असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर्स होते थे जो कि नेशनल असेंबली भेजती थी। जुडिशरी में जजेस जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते थे एक्टिव सिटीजन के साथ। आ जाते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो बेसिक जो राइट्स मिले, एक तो राइट टू लाइफ था, अपनी लाइफ को, अपनी प्राइवेट लाइफ को कैसे जीता है इंसान, उसको उसकी फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अपनी बातों को कहने का, अपनी बातों को लिखने का, वो सब राइट्स दे दिए गए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब इक्वल, यानी जो कानून है वो सब पर इक्वली अप्लाइड होगा, रिच हो या पुअर।
राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी बात अपने विचारों का भी फ्रीडम दे दी गई, वो तो एक्सप्रेशन जैसी बात है। कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स भी उस दौर में आए, है ना, जैसे ये ब्रोकन चेन है यानी एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, या फिर कह लो कि बिकम फ्री। ये जो रॉड एंड फेसेस है, इसका मतलब कि भाई सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड यूनिटी। और ये जो रिंग है, स्नेक बाइटिंग इट्स ऑन टेल, सिंबल ऑफ एटर्निटी। ये रॉयल स्केप्टर है, इसका मतलब है सिंबल ऑफ रॉयल पावर। और ये लॉ टैबलेट है, इसका मतलब कि लॉ बीइंग सेम फॉर ऑल। इसके अलावा सिंबल ऑफ स्लेव्स, जो फ्रीजन कैप है, इसका मतलब कि स्लेवरी ख़त्म। ये विंगड वुमेन है, सिंबल ऑफ लॉ। ये वुमेन जो ट्राइकलर क्लोथ पहने हुए है, द सिंबल ऑफ नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। तो इस तरह से फ्रांस अब एक मोनार्की को छोड़कर यानी एब्सोल्यूट मोनार्की से शिफ्ट होकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पे आ गया। इसके बाद कुछ साइड में जो हो रहा था, दैट लाइक किंग लुई द 16th हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इन्वॉल्व इन ए सीक्रेट नेगोशिएशन विद प्रशा से साइड में बात कर रखी थी उसने कि भाई मेरी हेल्प करो, है ना। किंग वांटेड द नेबरिंग कंट्रीज टू हेल्प हिम गेन पावर अगेन। तो किंग जो पड़ोसी कंट्री थे, दे वर ऑल्सो इन फेवर ऑफ दैट एंड दे वर प्लानिंग टू सेंड कंबाइंड आर्मीज टू रीइंस्टेट मोनार्की बैक इन फ्रांस। लेकिन हुआ क्या कि इसकी खबर नेशनल असेंबली को पहले लग गई एंड द 1792 नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रशा एंड रशिया। ऑस्ट्रिया अपनी तरफ से वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर केम अप, लोग अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन करने आते हैं। इसके चलते पीपल सॉ इट एज अ वॉर ऑफ कॉमन पीपल अगेंस्ट मोनार्की। उन्होंने मान लिया कि भाई अगर हमें वही दिन दोबारा नहीं देखने हैं, हमें या हमारे बच्चों को, तो हमें आज लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में एक वॉलंटियर जो मरसाए से आए, मरसाए से आने वाले लोगों ने जो गीत गाया जो मरसले कहलाता है, और आज वो नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस कहलाता है। तो इस दौर में कुछ इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ भी आई, जैसे कि मैन वर फाइटिंग एज सोल्जर्स, मैन तो चले गए लड़ने। वुमेन हैड टू अर्न मनी, साथ साथ अपनी फैमिली भी देखनी, दोनों चीज़ें करनी है। तो जो वॉर का रिज़ल्ट हुआ कि भाई प्रशा ऑस्ट्रिया तो हार गए, लेकिन अभी गवर्नमेंट तो थर्ड एस्टेट की ही थी और नेशनल असेंबली की ही थी, और नेशनल असेंबली ने जो राइट्स दिए वो रिचेज़ को दिए, पुअर को उतने राइट्स नहीं दिए। दैट्स वाई द पीपल वर नॉट हैप्पी विद द आउटकम्स ऑफ द वॉर। ठीक, तो इनका मानना ये था कि रेवोल्यूशन तब होगी जब देयर इज़ अ पीस। अगर रेवोल्यूशन में हर किसी को इक्वल लॉज, इक्वल राइट्स नहीं मिलते, इक्वल पावर नहीं मिलती, तो रेवोल्यूशन इज़ इनकम्प्लीट। तो इस बात को लेकर पीपल स्टार्टेड डिबेटिंग। पब्लिक प्लेसेस पर बैठकर लोग डिबेट करते थे, बातें करते थे, पॉइंट ऑफ डिस्कशन हर जगह यही हुआ करते थे। इसीलिए कई जगहों पर पॉलिटिकल क्लब्स बनने शुरू हो गए, क्लब्स बाद में पार्टियां बन गए। जैकोबिन नाम का एक क्लब था जो कि बड़ा फेमस हुआ, और साथ साथ वुमेन को जब मैन ने शामिल नहीं किया अपने साथ, तो वुमेन फॉर्म देयर ओन ग्रुप्स और ओन क्लब्स। जैकोबिन कौन थे? जैकोबिन्स वर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फ्रांस। एक पॉलिटिकल क्लब था, ये पार्टी जैसा मान लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी थी। और ये जो ग्रुप था दैट वाज बेसिकली ऑफ द ग्रुप ऑफ द पुअर पीपल। इनका लीडर एक थर्ड एस्टेट का एक रिच मेंबर था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, पेशे से वकील था, लॉयर था ये। तो बेसिकली पुअर सेक्शन को रिप्रेजेंट करता था ये, चाहे शू मेकर्स हों, कुक्स हों, पेस्ट्री वर्कर्स, डेली वेज वर्कर, प्रिंटर, जैसे कि ऊपर फ़ोटो बनी हुई है। तो इन लोगों ने जो गरीब इनके मेंबर थे उनकी तरह रहना स्टार्ट कर दिया, यानी कि दे स्टार्टेड टू वियर स्ट्रिप्ड ट्राउज़र, जैसा ये फ़ोटो में दिखाया गया। तो इससे कि ये लोग उन जैसे ही दिखाई दें, इक्वलिटी इसमें दिखाई दे। तो ये लोग साथ साथ रेड कैप भी पहनते थे, और इनको बोलते थे, आपको याद होगा, सांकुलोत बोला करते थे इनको। हालांकि वुमेन को ऐसा करना अलाउड नहीं था कि रेड कैप पहनना।
हुआ ये कि 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन्स ने ट्वेलरीज पैलेस ऑफ ट्वेलरीज पर अटैक किया। उन्होंने किंग्स के गार्ड्स को किल कर दिया, किंग को होस्टेज कर लिया। नेशनल असेंबली ने दोबारा वोट की और वोट हुई कि भाई रॉयल फैमिली को प्रिजन में डालें या क्या करें, तो यही हुआ कि रॉयल फैमिली को प्रिजन में डालना पड़ेगा। इलेक्शंस हुए, लेकिन इलेक्शन में थोड़ा चेंजेस हुआ कि भाई 21 ईयर्स के ऊपर के हर आदमी को, हर मैन को राइट टू वोट मिलेगा। और इस तरह से जो नई गवर्नमेंट आई, क्योंकि इस बार इलेक्शन हुए किस किस के बीच में, नेशनल असेंबली और द कन्वेंशन के बीच में, यानी रोबेस्पियर की पार्टी जैकोबिन्स के बीच में। और चूँकि जैकोबिन को सपोर्ट ज़्यादा था, क्योंकि थर्ड एस्टेट में एक बड़ी पॉपुलेशन गरीबों की थी, तो जाहिर सी बात है कि कन्वेंशन जीत गई। और फिर 21 सितंबर 1792 को कन्वेंशन की गवर्नमेंट बनी। कन्वेंशन ने मोनार्की जड़ से ख़त्म कर दी और एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट उन्होंने तय किया कि बनेगा। तो इस तरह से फ्रांस रिपब्लिक बन गया। तो 21 इस तरह से जब इसने शपथ ले ली रोबेस्पियर ने, तो इसने सबसे आते ही अपने जो एनिमीज़ थे, एनिमीज़ ऑफ स्टेट क्या था जिसे ये, उनको गुलोटीन यानी बीहेडिंग करना शुरू कर दिया। 21 जनवरी 1792 लुई द 16 को बीहेड कर दिया गया, जिस पर ट्रेजन का आरोप लगाकर उसे इसकी सज़ा मिली। तो गुलोटिन मशीन से मारे जाते थे। इसके बाद इसकी रानी को भी किल कर दिया गया इस तरह से ही। तो ये मशीन देखिए, फ़ोटो मशीन का बना हुआ है। ऐसे ये लोगों को गुलोटिन किया करते थे। देखो, ये किसी पेंटर ने बनाया हुआ है, ये मशीन बनी हुई है। इस तरह से लोगों को पकड़ के लाया जाता था जो भी एनिमी थे, और इस मशीन में रख कर उनको मार दिया जाता था। तो इसे रीन ऑफ टेरर बोला गया है, क्योंकि जितने भी जिनको एनिमी जिन्हें मैक्सिमिलियन मान रहा था, वे सब डरे हुए थे, आतंकित थे। तो अगर उन पे केस चल गया और उन पे गिल्टी मिल गए अगर वे कोर्ट में, जो कि मिल नहीं थे, अगर किसी चार्ज में अरेस्ट हो गया ना, तो फिर तो वो कोर्ट में साबित हो ही जाया करता था कि हाँ, ये ट्रेटर है, देशद्रोही है, इसको गुलोटिन करो। तो बहुत लोग इसने गुलोटिन कराए। कोई 18,000 के आसपास एनिमीज़ जिनको कहकर इसने लोगों को मारा। रोबेस्पियर ने कुछ और भी डिसीजंस लिए, जैसे कि मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस प्राइसेस, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मीट एंड ब्रेड पर पर्सन, फार्म्स टू सेल देयर ग्रेन्स ओनली इन सिटी एट फिक्स्ड प्राइस्ड बाय गवर्नमेंट, ओनली होल व्हीट फ्लोर परमिटेड, वाइट फ्लोर बैंड, नो टाइटल्स लाइक सर और मैडम, बल्कि सिटोयन एंड सिटोयन। तो ये कुछ बेसिक से रूल्स उसने बना दिए, जो कि फ्रांस में उसने अप्लाई किए। ये फ़ोटो है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट पर्सन रहा। उसको 1794 जुलाई में उसको भी दोषी ठहराया गया, कन्विक्ट किया गया, गुलोटिन करवा दिया गया, और उसके मरते ही जैकोबिन गवर्नमेंट भी फॉल हो गई, ख़त्म हो गई। इसके बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन आया। डायरेक्टरी मतलब फिर से नेशनल असेंबली गवर्नमेंट बनी। नेशनल असेंबली ने इस बार नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें कि राइट टू वोट फिर से उन्हीं एक्टिव सिटीजन्स को दे दिया गया जो रिच थे। 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए, ये चेंज लाए गए, जिसमें कि जो अपर हाउस था उसको डायरेक्टरी बोलते थे, यानी ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स। इनका मानना ये था कि भाई पावर शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड विद 1 पर्सन, नहीं तो रोबेस्पियर वाला हाल होगा। लेकिन फिर भी सिचुएशन अनहैप्पी ही रही, क्योंकि डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग आपस में लड़ते थे, उनकी आपस में बनती नहीं थी। रिजल्ट ये हुआ कि नोबेल बोनापार्ट के हाथों में कंट्रोल चला गया और वो किंग बन गया। तो ग्रेट आइडियल मिलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें लिबर्टी का मतलब आज़ादी, सभी के लिए आज़ादी, किसी तरह की इलीगल जो बैन या इलीगल मतलब आउट ऑफ लॉ या विद इन द प्रेमिसेस ऑफ लॉ सभी फ्री हैं। कुछ भी कानूनी सही काम करने के लिए सभी फ्री हैं। सिंपल सी डेफिनेशन लिबर्टी की ये है। इक्वालिटी का मतलब कि कानून के सामने सब इक्वल हैं,
गवर्नमेंट जो कुछ भी करेगी सबके लिए इक्वल करेगी, कोई भी जो आदेश निकलेगा वो सबके लिए इक्वली अप्लाइड होगा। फ्रेटर्निटी यानी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए जो फीलिंग होती है उसे बोलते हैं फ्रेटर्निटी। एक दूसरे की केयर करने का जो एक सेंस होती है, इस चीज़ को फ्रेटर्निटी बोलते हैं। बात इसमें वुमेन की आ जाती है कि वुमेन का रिवॉल्यूशन हुई क्या। तो वुमेन की आप जानती हैं कि वुमेन पार्टिसिपेटेड एक्टिवली। तो वुमेन की जॉब जो थी, जब ये मैन चले गए लड़ने, और जनरल डेज में भी वुमेन मेड या फ्लावर सेलर या लॉन्ड्रेस या वेजिटेबल सेलर के तौर पर काम करती थी। इसके अलावा वुमेन हैड नो राइट टू एजुकेशन, नोबल और रिचेस की बच्चियाँ पढ़ती थी, लो पेमेंट जॉब थी, घर का भी सारा काम करना होता था। तो वुमेन ने अपने पॉलिटिकल क्लब्स भी इसीलिए बनाए कि उन्हें मैन ने सपोर्ट नहीं किया। सो डिमांड क्या थी वुमेन की कि भाई जैसे मैन को पॉलिटिकल राइट्स हैं ऐसे ही वुमेन को मिलें, राइट टू वोट मिले, इलेक्शन लड़ने का राइट मिले, इलेक्शन लड़ के किसी पोजीशन को होल्ड करने का राइट मिले। तो ये सब चीज़ें उनकी उम्मीदें थी। लेकिन 91 का कॉन्स्टिट्यूशन जब आया तो इनकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया, क्योंकि इन्हें नेशनल असेंबली ने कोई वो राइट इस तरह का नहीं दिया। क्या क्या राइट्स दिए इसके अलावा? स्कूलिंग मेड कंपलसरी फॉर गर्ल्स, फादर्स कुड नॉट फोर्स देयर गर्ल्स टू गेट मैरिड, जबरन शादी नहीं हो सकती थी। मैरिज वर रजिस्टर्ड, वुमेन हैड राइट्स इन मैरिज, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन गई मैरिज। डिवोर्स भी इस तरह से लीगल कर दिया गया, वुमेन भी डिवोर्स के लिए अप्लाई करती थी। और वुमेन को ट्रेन फॉर जॉब्स, बिजनेस चला सकती थी। इस तरह की सुविधाएं, इस तरह की आज़ादी, इस तरह के राइट्स वुमेन को दे दिए गए। रेन ऑफ टेरर के दौरान में क्या हुआ? जैसे कि वुमेन पॉलिटिकल क्लब्स बैन करा दिए गए, वुमेन अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले सकती थी। और अगर किसी ने फिर भी बात नहीं मानी तो ऐसी वुमेन को अरेस्ट किया गया और मार दिया गया। रिवॉल्यूशन का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ा कि भाई वो फ्रेंच जैसे वुमेन को राइट टू वोट है वो तो बहुत दिन तक चलता रहा। 1946 में जाकर राइट टू वोट मिले। फ्रेंच वुमेन ने वुमेन इन द वर्ल्ड को मोटिवेट किया। दुनिया भर में जो वुमेन के सफरेजेट मूवमेंट स्टार्ट हुए वो कहीं ना कहीं फ्रांस से उन्होंने एक तरह से इंस्पिरेशन ली। और फाइनली फ्रेंच वुमेन राइट टू वोट गेट इन 1946। स्लेवरी की बात करें तो 3 मेन फ्रेंच कॉलोनी जो फ्रांस में रही, फ्रांस की, मार्टिनिक, ग्वाडेल्पो और सैन डोमिंगो। ये आप देखिए मैप बना हुआ है, ये कहीं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कुछ आइलैंड पड़ते हैं, वहाँ पर इनकी कॉलोनीज़ हुआ करती थी। ये लोग यहाँ पर जो अमेरिकन लोग थे उनके लिए ये शुगर केन, कॉफ़ी, इंडिगो, टोबैगो को आया करते थे। और चूँकि वहाँ पर काम करने के लिए यूरोपियन लोग नहीं जाते थे तो दैट्स वाई दे हैड टू बाई स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका एंड सेल देम इन अमेरिका। दैट्स वाई इट वाज कॉल्ड ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। यूरोप के मर्चेंट अफ्रीका से स्लेव खरीद कर अमेरिका में बेचते थे। ये कभी 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और स्लेव्स को खरीद कर ब्रेंड करके चेन में डालकर शिप में डालकर इनको अफ्रीका से कैरेबियन आइलैंड भेजा जाता था। और वहाँ पर प्लांटेशन ऑर्डर्स को उनको बेच दिया जाता था, जैसे कि जानवर बिकते हैं। और इसी पैसे से बोर्डू और नानते जैसे जो फ्रेंच पोर्ट सिटीज़ थे बहुत फ्लोरिश किए। बहुत इस तरह से देखो स्लेव की हालत हुआ करती थी, बहुत बुरे हालात में जिया करते थे बेचारे। और बस एज ए काइंड ऑफ एनिमल्स की तरह जीते थे। फिर कभी 1994 में जब जैकोबिन की गवर्नमेंट आई उन्होंने स्लेवरी बैन की। नेपोलियन ने आकर रिस्टार्ट की और 1848 में जाकर स्लेवरी फाइनली एबोलिश हुई। इसके अलावा रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, जैसे कि सेंसरशिप ख़त्म हो गई तो अब लोग जो थे वो प्ले, सॉन्ग्स, फेस्टिवल, प्रोसेशन, अखबारों में या किसी और तरीके से अपनी बातों को, अपने विचारों को खुल कर रख सकते थे। उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम 89 से पहले वाली प्रॉब्लम्स नहीं आया करती थी। ये नेपोलियन बोनापार्ट की फ़ोटो है। ये 1804 में नेपोलियन फ्रांस का किंग बना। उससे पहले 99 में इसने कब्जा कर लिया गवर्नमेंट पे, कू कर दिया था इसने। और ये फ्रेंच
अब मिलिट्री डिक्टेटर बन के बैठ गया था। 1804 में इसने बोला है कि मैं एम्परर हूँ फ्रांस का, और इसके साथ साथ उसने नेबरिंग किंगडम्स को अपने कब्ज़े में किया, जैसे कि इटली, जर्मनी, कुछ एरियाज़, स्विट्ज़रलैंड और बेल्जियम, हॉलैंड, इनको कंट्रोल किया। और वहाँ पर अपनी फैमिली के लोगों को उसने रिप्रेजेंटेटिव बना के बैठा दिया। इसने कुछ राइट्स, कुछ चेंजेस किए, कुछ लॉज को लाया, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। कुछ अच्छे काम भी किए, अच्छे इसने, जो आज भी वहाँ पर या दुनिया को जो उसने एक रास्ता दिया, जैसे कि इसने मॉडर्नाइजेशन ऑफ फ्रांस किया, सड़कें बनवाई, बैंकिंग सिस्टम लाया। ये कई चीज़ें इसने अच्छी भी की हैं, लेकिन फ्रांस को इसने सिर्फ वॉर में घसीटा। ये इसकी जो एम्बिशन थी उसके चलते फ्रांस को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लोगों ने शुरुआत में बहुत स्वागत किया इसका, लेकिन जैसे जैसे इसका रूल चलता रहा, लोगों को इससे बहुत परेशानियां होने लगी। हालांकि नेपोलियन 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया, और इसकी जो एपिसोड था फ्रांस में नेपोलियन का, वो ओवर हुआ। कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि फ्यूडल सिस्टम एबोलिश हुआ। टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय ने यही आइडियाज़ इंडिया में प्रचारित किए, यहाँ पर इन्होंने फैलाया, और कॉलोनाइज्ड पीपल रिस्टार्टेड देयर स्ट्रगल विद द न्यू फोर्स। कॉलोनीज़ को लगने लगा कि हम भी आज़ादी पा सकते हैं, तो उन लोगों ने भी अपने लिए इस तरह काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है दैट इज़ फिनिश्ड। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर्स कंसेप्ट एंड फैक्ट्स very clearly. Even though you have any doubt, you can ask me. I will help you definitely, and I will send you homework today. So please do that in your main notebook, fair notebook. Thank you and have a nice day.